किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। पुस्तिका का शीर्षक है कार्ल मार्क्स, जीवन और शिक्षाएं। इस पुस्तिका को लिखा है ज़ेल्डा काहन कोर्ट्स ने। सर्वप्रथम ये पुस्तिका अपने मूल रूप में सन 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की तीसरी कड़ी। दूसरे भाग में घोषणा पत्र पहले कम्युनिस्टों लेकिन अब सोशलिस्टों के सर्वहारा से संबंध की व्याख्या करता है। उनका सर्वहारा वर्ग के हितों से अलग कोई हित नहीं होता। वे सारे विश्व के मजदूर वर्गीय आंदोलन का अगला दस्ता भर हैं, और ये भी कि कम्युनिस्टों द्वारा व्यक्त विचार किसी भावी वैश्विक सुधारक की खोज नहीं है। वे तो ठीक हमारी आंखों के सामने गतिमान एक ऐतिहासिक प्रक्रिया यानी वर्ग संघर्ष से उद्भूत संबंधों की सामान्य अभिव्यक्ति मात्र है। वर्तमान संपत्ति संबंधों का उन्मूलन कम्युनिज्म का ही विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सारे ही सांपत्तिक संबंध अतीत में भी लगातार परिवर्तित होते रहे हैं। कम्युनिज्म सारी संपत्ति के आम उन्मूलन की नहीं, अपितु मात्र बुर्जुआ निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है। और फिर सोशलिज्म के बारे में उठाई गई विभिन्न आपत्तियों का उत्तर दिया गया है। घोषणा पत्र कहता है कि आप निजी संपत्ति के उन्मूलन के हमारे इरादे से भयभीत हैं, पर आपके वर्तमान समाज में 90% लोगों के लिए तो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन पहले ही हो चुका है। कुछ गिने चुने लोगों के लिए इसका अस्तित्व शेष 90% के लिए कैसी भी संपत्ति के न होने के कारण ही संभव है। संक्षेप में, आप हमारी भर्त्सना इसलिए करते हैं कि हम आपकी संपत्ति को निर्मूल करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम ठीक यही करना चाहते हैं। कम्युनिज्म किसी भी व्यक्ति को सामाजिक उत्पादन अधिग्रहित करने से नहीं रोकता। ये तो बस ऐसे अधिग्रहण के माध्यम से उसे दूसरों के श्रम को अपने अधीन करने की क्षमता से वंचित मात्र कर देता है। कम्युनिज्म के विरुद्ध दिए गए दार्शनिक तर्कों के उत्तर में घोषणा पत्र कहता है कि इतिहास इसके अतिरिक्त और क्या प्रमाणित करता है कि बौद्धिक उत्पादन का चरित्र भौतिक उत्पादन में हुए परिवर्तन के अनुपात में ही परिवर्तित होता रहता है। शासक वर्गों के विचार ही प्रत्येक युग में विचारों की दुनिया में भी शासन करते रहे हैं। जब लोग समाज में क्रांतिकारी विचारों की बात करते हैं तो वे मात्र इस तथ्य को अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं कि पुराने समाज में ही नए समाज के मूल तत्व जन्म ले चुके हैं, और पुराने विचारों का विलोपन अस्तित्व की पुरानी परिस्थितियों के विलोपन के साथ साथ चलता है। पर अक्सर ये कहा गया है और अब और भी दोहराया जाता है कि कुछ सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, न्याय आदि, जो सभी परिवर्तनों के बाद भी यथावत बने रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, मगर क्यों? अतीत का सारा सामाजिक इतिहास वर्गीय अंतर्विरोधों का इतिहास रहा है। ये अंतर्विरोध अलग अलग युगों में अलग अलग स्वरूपों में व्यक्त होते रहे हैं, परंतु समाज के एक हिस्से द्वारा समाज के दूसरे हिस्से का शोषण पिछले सभी युगों का सामान्य लक्षण है। फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि सामाजिक चेतना और विचार कितने ही भिन्न क्यों न रहे हों, एक तत्व उन सभी युगों में समान रूप से विद्यमान रहा है, और जो सारे वर्गीय अंतर्विरोधों के उन्मूलन के साथ ही उन्मूलित होगा। कम्युनिस्ट यानी सोशलिस्ट क्रांति पारंपरिक सांपत्तिक संबंधों को सर्वाधिक मूलगामी रूप से तहस नहस कर देती है, और इसी कारण इसके विकास के साथ ही पारंपरिक विचारों का भी समूल विनाश अनिवार्य होता है। तीसरे भाग में मात्र सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी
और काल्पनिक समाजवादियों का विशद वर्णन किया गया है। अंतिम भाग ये स्पष्ट करता है कि यद्यपि कम्युनिस्ट मजदूरों के तात्कालिक उद्देश्यों और हितों की प्राप्ति और पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं, पर वे अपने मुख्य उद्देश्य को दृष्टि से ओझल नहीं होने देते, अर्थात श्रमिक वर्ग की पूर्ण मुक्ति। और घोषणा पत्र इन ऐतिहासिक शब्दों के साथ पूरा होता है कि कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छुपाना नापसंद करते हैं। वे खुलेआम घोषित करते हैं कि उनका उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने से ही प्राप्त किया जा सकता है। शासक वर्गों को कम्युनिस्ट क्रांति के भय से कांपने दो। सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और उनके जीतने के लिए एक पूरी दुनिया सामने है। दुनिया की मेहनत कशों, एक हो जाओ। ये 70 वर्ष पहले लिखा गया था और कुछ मामूली विवरणों के अतिरिक्त हर शब्द आज भी, जबकि उद्योग और वाणिज्य 1848 की अपेक्षा कई गुना विराट आकार ग्रहण कर चुके हैं, ये बातें और भी सत्य लगती हैं। मजदूर वर्ग का विकास समान गति से हुआ है, परंतु विपरीत दिशा में। इसका विस्तार और उत्तरोत्तर सचेतन होती एक सुनिश्चित वर्गीय पार्टी के रूप में संगठन, पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध इसका निरंतर संघर्ष, भले ही वो अर्धचेतन ही रहा हो, अपने सार रूप में मार्क्सवादी ही रहे हैं। भले ही इसके कई नेतागण शब्दों में मार्क्स का खंडन करते रहे हों। दूसरी ओर इसकी धीमी प्रगति और इस दौरान की गई भूलों का मूल कारण मार्क्सीय सिद्धांतों और आंदोलन व समाज के विकास की अपर्याप्त समझ ही रहे हैं। साथ ही विश्व की सोशलिस्ट पार्टियों के एक हिस्से का इस युद्ध में बौद्धिक रूप से पथभ्रष्ट होकर मजदूर वर्ग के परम शत्रु पूंजीपति वर्ग का सहगामी बन जाना भी एक कारण रहा है। परंतु मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि उनके द्वारा उद्घाटित सामाजिक विकास के नियम निर्विघ्न निरापद रूप से समाज को उसकी ऐतिहासिक मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसके विपरीत इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आना निश्चित है, और किसी भी समुदाय के दमित वर्गों को शासक वर्गों की विचारधारा, आचार संहिता और सोच समझ के उन तरीकों को निर्मूल करने में एक लंबा समय लगेगा जो पीढ़ियों से उसकी चेतना का हिस्सा बनते आए हैं। ये नियम धीमे ही सही पर काम करता है। देर सवेर वो दिन आना ही है जब श्रमिक वर्ग समाज के गले में लटके पूंजीवाद के इस पत्थर को उतार कर फेंक देगा, और इसके साथ ही सारे क्लेश और अपमान, सारे नरसंहार, गंदी बस्तियों, फैक्ट्रियों और युद्ध के मैदानों में होते मासूमों के हत्याकांड सदैव के लिए अदृष्ट हो जाएंगे। तभी विज्ञान, धन और युद्ध के देवताओं के मंदिर में देवदासी बनकर नाचने की शर्मनाक स्थिति से मुक्त हो सकेगा, और अंततोगत्वा प्राकृतिक सौंदर्य और चमत्कार, विज्ञान के अद्भुत आविष्कार, साहित्य और कला सभी सारे मनुष्यों की ऐसी साझा धरोहर बन सकेंगे जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं पाएगा। 1848 के विद्रोह। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के प्रकाशन के कुछ ही हफ्तों के भीतर 22 फरवरी 1848 को पेरिस में फिर से क्रांति का बिगुल बज उठा, और अन्य स्थानों के साथ साथ ब्रसेल्स में भी उपद्रव होने लगे। यद्यपि पहले प्रशायी सरकार के कहने पर भी बेल्जियम की सरकार ने मार्क्स को निर्वासित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस समय उसने मार्क्स को निकाल दिया। वे पेरिस चले गए, वहां कुछ समय आंदोलन में भागीदारी की और फिर वापस जर्मनी चले गए, जहां क्रांति उन्हें पुकार रही थी। वे कोलोन पहुंचे और न्यू राइनिश जाइटुंग निकालना प्रारंभ कर दिया। एंगल्स, जिनकी अखबार में भागीदारी बहुत ही सक्रिय थी, कहते हैं कि तत्कालीन लोकतांत्रिक आंदोलन में ये अकेला ऐसा अखबार था जो सर्वहारा के दृष्टिकोण के साथ खड़ा था। पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध सशक्त और निर्णायक कार्यवाही का समर्थन करने के बावजूद इसने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रतिक्रियावादी सरकार का पतन क्रांतिकारी संघर्ष की शुरुआत भर था, न कि अंत, कि इससे सर्वहारा और बुर्जुआजी के बीच वास्तविक वर्ग संघर्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। इसने पेरिस के जुलाई 1848 के विद्रोहियों का खुला समर्थन किया,
हालांकि इससे इसके लगभग सारे ही शेयरधारक नाराज हो गए। अनेक प्रयासों के बाद अंततः प्रशाई सरकार ने प्रकाशन प्रारंभ होने के लगभग 1 वर्ष पश्चात 19 मई 1848 को अखबार का दमन करने का साहस जुटा ही लिया और मार्क्स को एक बार फिर निर्वासित कर दिया गया। वे जनवादी क्रांतिकारी केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार पेरिस चले गए। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा फ्रांस और जर्मनी में एक विद्रोह की योजना बनाई जा रही थी, परंतु मुख्यतया उग्र मध्य वर्ग द्वारा संचालित 13 जून 1849 का ये विद्रोह असफल हो गया। मार्क्स को फ्रांस छोड़ना पड़ा और वे अपने परिवार के साथ लंदन चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। लंदन में मार्क्स के कार्य। यहाँ 1852 में कम्युनिस्ट लीग के विघटन के बाद मार्क्स पत्रकारिता और अपने वैज्ञानिक अध्ययन में जुट गए। लंदन में एक साधनहीन शरणार्थी के रूप में रहते हुए और अपने परिवार के लिए दाल रोटी की समस्याओं से लगातार जूझते हुए भी मार्क्स बहुत सारा काम करने में सफल रहे। जीविका के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में जर्मनी की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में और आर्थिक विषयों पर लेखों की एक लंबी श्रृंखला लिखी। ये श्रृंखला तत्कालीन परिस्थितियों का एक विशद अध्ययन है, जो तत्कालीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। आगे चलकर ये श्रृंखला क्रांति और प्रतिक्रांति शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। लगभग इसी समय मार्क्स ने 2 दिसंबर 1851 के सैन्य विद्रोह के बारे में एक अन्य बेहतरीन पुस्तक लुई बोनापार्ट की 18वीं ब्रूमेर भी लिखी। रूसी सरकार से लॉर्ड पामरस्टन के संबंधों पर भी बहुत सटीक टिप्पणी करते लेखों की एक अन्य श्रृंखला भी उन्होंने लिखी। रूस के बारे में उरक्वार्ट के लेख। मार्क्स कहते हैं, मुझे ये रोचक तो लगे, पर मैं उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। किसी सुनिश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के उद्देश्य से मैंने हैंसार्ड की संसदीय बहसें और 1807 से 1850 तक की राजनयिक ब्लू बुक्स का अध्ययन किया। 2 पुस्तिकाएं, पहली इटली की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध मुक्त युद्ध में फ्रांस और प्रशा के ढोंग का पर्दाफाश करती हर वोग्त, और दूसरी लॉर्ड पामरस्टन का जीवन और इतिहास मार्क्स की विशिष्ट व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं और तत्कालीन इतिहास की प्रामाणिक निधियां हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी, जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं। ये इस पुस्तिका की तीसरी कड़ी थी। इस पुस्तिका को लिखा था ज़ेल्डा काहन कोट्स ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।